ओके बेटा, तो अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, विच इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि इसमें बहुत सारे यूनिफिकेशंस दे रखे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो कोई भी यूनिफिकेशन आ सकता है, इसे सिर्फ आप कैसे पढ़ें, कहानी की तरह पढ़ें। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा आंसर है, कैसे किया जाएगा, सिर्फ समझिए जो मैं कह रही हूँ। ओके, और बेटा आपको करना क्या है, जब आप मेरा लेक्चर सुने ऑनलाइन, ठीक है, तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे, और जो मैं मुंह से बोलती जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन है, तो आप उसकी हेडिंग डाल लें, और जो मैं पॉइंट्स आपको उस क्वेश्चन के अंदर बताती जा रही हूँ कि ये पॉइंट इस आंसर में आएंगे, उन्हें फटाफट फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर तुरंत तुरंत नोट्स की फॉर्म में लिख लें, एंड देन आप लोग उनको अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा खासा आंसर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉन्फिडरेशन की बात करी, तो कॉन्फिडरेशन में मैंने बताया कि आपको पहले इसकी रिजिडिटी के बारे में लिखना है, फिर ये एग्जाम्पल देना है, फिर ये करना है। तो मुझे शायद पॉज कर करके सुने, ठीक है, लेकिन उसे अपनी कॉपी में तुरंत उतार लें कि अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो मुझे इसमें ये पॉइंट्स टच करने हैं। तो इस तरीके से मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके, सो कीप ऑन ट्राइंग फॉर दिस। फाइन। ओके, अब हम चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। देखिए, यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है, आज़ाद होना। ठीक है, हम कहते हैं ना हम यूनिफाइड हो चुके हैं। हम यूनिफाइड कब होते हैं, हम एक हो चुके हैं। हम तब होते हैं जब हमारे देश को आज़ादी मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की अगर हम बात करें, तो अपने यूनिफिकेशन से पहले इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 डिफरेंट स्टेट्स। देखिए, जब इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था तो इटली 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड थी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो कितनी रिजिड थी, कि एक देश लेकिन वो 7 अलग अलग भागों में डिवाइड है। इस तरह का था इटली का। अब देखिए, ये जो आउट ऑफ ऑल 6, ये जो 7 जगह थी या फिर ये जो 6 जगह थी, इसमें क्या था, इसमें से सिर्फ एक जगह थी जिस पर इटालियन रूलर राज कर रहा था, जो था विक्टर एनुअल सेकंड। ओके, और ये जगह थी सैरेडेनिया पेडमोंट। ठीक है, फिर वापस कह रही हूँ कि इटली अलग अलग 7 भागों में डिवाइड था, जिसमें से एक ही हिस्से पर एक इटालियन रूलर बैठता था। सैरेडेनिया पेडमोंट उस जगह का नाम था, और उस रूलर का नाम था विक्टर एनुअल सेकंड। उसके अलावा बाकी बची कुची जगह पे सब बाहर के राजा आए हुए राज कर रहे थे। ये कॉम्पोजिशन थी इटली की, कि वहाँ पर सारी जगहों पर अलग अलग लोग बैठे हुए थे, जो बाहर से कभी अटैक करने आए होंगे, जीत गए तो यहीं बस गए। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जगह थी जहाँ पर इटालियन राजा राज कर रहा था, और वो जगह थी सैरेडेनिया पेडमोंट। ओके, जिस पर विक्टर एनुअल, जो एक इटालियन राजा था, वो राज कर रहा था। ठीक है, अब देखिए हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। नॉर्दर्न इटली पर ऑस्ट्रियन रूलर्स बैठे हुए थे, मतलब इटली का नॉर्दर्न पार्ट जो था उस पर ऑस्ट्रियन रूलर्स का राज चल रहा था। सेंट्रल इटली वॉज रूल्ड बाय द पोप। सेंट्रल इटली में बैठे हुए थे पोप, जो कि चर्च की हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है। और सदर्न इटली में बैठे हुए थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, और यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी के स्पेनिश रूलर्स राज कर रहे थे सदर्न इटली। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि सैरेडोनिया पेडमोंट ही सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इटालियन राजा राज कर रहा था। अदरवाइज और सब जगहों पर ऑस्ट्रियन रूलर्स नॉर्दर्न इटली में राज कर रहे थे, सेंट्रल इटली पे पोप का राज चल रहा था, और सदर्न इटली पे बर्बन डायनेस्टी के स्पेनिश रूलर्स बैठे हुए थे। तो आप ये चीज़ बता सकते हैं। इटालियन वॉज नॉट द कॉमन लैंग्वेज एट दैट टाइम। अब देखिए, देश तो था इटली, लेकिन उस समय इटालियन ही कोई नहीं जानता था बोलना, मतलब इटालियन लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती थी। 1830 में ग्यूसिपी मैज़नी ने जब देश की हालत देखी, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया
कि अब भाई किसी भी तरीके से देश को आज़ाद करवाना है। ही टुक दिस डिसीजन इन 1830। ओके, और उन्होंने इस काम के लिए क्या किया, जब उनको ये लगा कि भाई अब देश को आज़ाद करवाना है, तो इन्होंने इस काम के लिए क्या खोली, सीक्रेट सोसाइटी खोली, जो मैंने आपको बताया था, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये दो सीक्रेट सोसाइटीज़ गिउसेपी मैज़नी ने खोली, जिससे वो अंदर ही अंदर रेवोल्यूशनरीज़ को तैयार कर सकें और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। ओके, ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी, जो मैंने आपको बताया, जिसका नाम इन्होंने यंग इटली रखा था। ओके, अब विक्टर एनुवेल की बात करें तो देखिए, विक्टर एनुवेल एक लौता इटालियन रूलर था। तो कभी अगर देश आज़ाद होता, यूनिफाइड होता, तो देश का राजा यही बनता, क्योंकि यही इटालियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव उस समय एक लौता यही था। ठीक है, क्योंकि और सब जगह तो ऑस्ट्रिया के, स्पेन के और पोप बैठे हुए थे। ठीक है, तो सिर्फ एक बंदा यही था जिसके कंधों पर यूनिफिकेशन की सारी जिम्मेदारी थी, बिकॉज ही वॉज एन इटालियन किंग। ओके, तो एक जिम्मेदारी तो गिउसेपी मैज़नी ने उठाई, और दूसरी जिम्मेदारी देश को यूनिफाइड करने की किसने उठाई, विक्टर एनुवेल ने, जो सेरेडेनिया पेडमोंट एक जगह है, वहाँ के राजा थे, और ये इटालियन राजा थे। ओके, तो ये आप बता सकते हैं। अब देखिए, लोग क्या कहते थे, लोग ये कहते थे कि अगर इटली यूनिफाइड हो गया, मतलब अगर इटली को आज़ादी मिल गई, तो सबसे पहले तो इटली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगा। मतलब जो गरीब स्थिति है इटली की, इकोनॉमिक कंडीशन इटली की अच्छी नहीं है, वो सही हो जाएगी। और एक चीज़ लोग ये कहते थे कि देश में पॉलिटिकल रूल आ जाएगा, मतलब राजाओं के राज हट जाएंगे और ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसे हम जनता खुद चुनेंगे। ठीक है, तो लोगों का ये बिलीफ था कि अगर इटली आज़ाद हुआ तो एक तो इटली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, और दूसरी चीज़ इटली में क्या आएगा, पॉलिटिकल रूल आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, सिर्फ गिउसेपी मैज़नी और विक्टर एनुवेल ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में हिस्सा लिया या फिर इनिशिएटिव लिया, नहीं। इटली को यूनिफाइड करवाने में बहुत लोगों का हाथ था। तो अब कुछ और पर्सनालिटीज़ की भी बात करते हैं। दे ऑल्सो पुट लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसमें एक आते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। उस समय जो इटली के चीफ मिनिस्टर थे, कैवोर, ये भी एक माइंडेड पर्सन थे, बहुत दिमाग वाले आदमी थे। तो इन्होंने भी इटली को यूनिफाइड करने का सपना देख रखा था। तो जब यूनिफिकेशन की बात आई तो इन्होंने भी उस आइडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। और आइडिया सपोर्ट करने के लिए कैवोर ने क्या किया, जो कि चीफ मिनिस्टर थे इटली के, ठीक है, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन्होंने भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टूवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसके बाद आप बता सकते हैं, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। क्योंकि इटालियन एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, तो इटालियन वहाँ हर किसी को आती भी नहीं थी। जो कैवोर थे चीफ मिनिस्टर यहाँ के, उनको भी फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी तरह आती थी एज़ कम्पेयर्ड टू इटालियन लैंग्वेज। ओके, कैवोर फॉर्म्ड एन अलायंस विथ फ्रांस। अब कैवोर ने क्या किया, कैवोर ने ऑस्ट्रियन रूलर्स को हटाने के लिए, जो कि नॉर्दर्न इटली में बैठे हुए थे, उनको हटाने के लिए अलायंस फॉर्म करी विथ फ्रांस। मतलब इटली ने किसकी मदद ली, फ्रांस की मदद ली, और फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन रूलर्स जो कि नॉर्दर्न इटली पे राज कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। ओके, और ये सब कुछ हुआ था 1859 में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, मेरे नोट्स पे देखिएगा। देखिए, जब आप इटली के यूनिफिकेशन की बात करेंगे ना बेटा, तो देखिए आप इस तरीके से इस आंसर को चालू करेंगे। सबसे पहले आप इटली के बारे में बताएंगे, फिर कुछ किन भागों में इटली डिवाइड है वो आप बता सकते हैं। जब आप विक्टर एनुवेल का डिस्क्रिप्शन देंगे तो आप उनके नाम की हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, गिउसेपी मैज़नी के नाम को भी आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं।
जब आप कैवोर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो भी आप बोल्ड लेटर्स में पहले कैवोर के बारे में लिखेंगे, इनका डेजिग्नेशन था चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, और फिर आप इनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ओके तो जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके नाम बड़े बड़े लिखकर और फिर उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखें, तो इससे क्या होता है आपका आंसर प्रेजेंटेबल भी हो जाता है और आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो देखिए कैवोर जो थे उन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस की 1859 में और ऑस्ट्रियन रूलर्स को बाहर कर दिया। उसी तरीके से एक और पर्सनालिटी थी यहाँ गिउसेपी गैरिबल्डी। देखिए गिउसेपी मैज़िनी की बात नहीं हो रही है, गिउसेपी मैज़िनी यहाँ के रेवोल्यूशनरी थे। अब मैं एक और लीडर की बात कर रही हूँ जो यहाँ पीजेंट्स के लीडर थे, मतलब जो यहाँ किसान थे, फार्मर्स थे, उनके लोकल लीडर्स थे यहाँ पर और उनमें से जो फेमस लीडर थे वो थे गिउसेपी गैरिबल्डी। तो इन गिउसेपी गैरिबल्डी ने क्या किया, लोकल पीजेंट्स के सपोर्ट से इन्होंने स्पेनिश रूलर्स को बाहर कर दिया जो कि सर्दर्न इटली पे अपना राज जमाए बैठे थे। तो देखिए ऑस्ट्रियन रूलर्स को हटाया कैवोर ने विद द अलायंस बाय फॉर्मिंग अलायंस विद फ्रांस। ओके और गिउसेपी गैरिबल्डी ने लोकल पीजेंट्स का साथ लेकर स्पेनिश रूलर्स को भी वहाँ से हटा दिया। ठीक है और 1861 में विक्टर एनुबल सेकंड जो थे वो यूनिफाइड इटली के राजा बने। एंड ये कहा जाता है बेटा इटली के आज़ाद होने के बाद भी इटली की कंडीशन सुधरने में बहुत समय लगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि इटली आज़ाद हुआ उसके बाद भी रेट ऑफ इलिटरेसी यहाँ बहुत हाई थी। लोगों को लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में ही नहीं पता था कि लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या होना चाहिए, लोगों को कुछ नहीं पता था। और लोगों को इटालियन लैंग्वेज के बारे में नहीं पता था।